अस्सलाम वालेकुम। मैं लईक साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया मैं आप लोगों से अपनी बात का कह सकूँ। मैं मलिक साहब को भी देख रही हूँ। आदाब मलिक साहब। सो मेरा वैसे तो मतलब मैंने जो अपनी तैयारी की है वो अंग्रेज़ी में की है क्योंकि हम उसी में पढ़ाते लिखाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाइलिंगुअल रहूँ और आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है वो ये है कि हमें जो आजकल के हालात हैं, how do we kind of challenge the inequality which is there and discrimination which is very much prevalent there. But before we go into this, we all know what is happening. But because I am a teacher, तो हम लोगों की हमेशा ये आदत होती है कि we go to the history. And there is a very strong relationship between history and sociology. So my parent discipline is sociology. I come from sociology. तो समाजियात और इतिहास हिस्ट्री का बड़ा गहरा रिश्ता है। तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जब हम इस चीज़ की बात करते हैं और जो आज का माहौल है जिसमें हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की और जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, तो वी हैव टू लुक एट कि एंड स्पेशली व्हेन वी से दैट इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये इनइक्वालिटी कहाँ से आ रही है। वर वी कॉन्स्टिट्यूशनली इनइक्वल? क्या हमें हमें आइन में हमारे संविधान में ही कोई राइट नहीं थे, वहीं से इनइक्वालिटी चली आ रही है, या इनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो वी सी दैट इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और जिसमें हर नागरिक को, हिंदुस्तानी शहरी को ये राइट है ये उसके पास कि उसके पास फ्रीडम टू स्पीच, रिलीजियस टॉलरेंस और इन सब चीज़ों की हम तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दशक से, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ 2014 से, मैं कहूँगी पिछले 2 दशक से जो है हम एक तब्दीली देख रहे हैं। देयर इज़ मार्जिनलाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ हैपनिंग अक्रॉस। इनफैक्ट आई वुड से रजनी कोठारी ने तो कहा था 1980 के दशक से, उन्होंने जो कहा कि दिस इज़ अ न्यू फेज ऑफ सोसाइटी विच इज़ एमर्जिंग. And post 1980s, a new kind of society emerged, and where there was not only, kind of minoritization, there was also marginalization. और जिसकी जो स्पीड है बढ़ती चली जा रही है, and that has made people conscious. उन्होंने लोगों को काफ़ी फिक्रमंद किया है। और ये सिचुएशन माइनॉरिटीज़ को लेके ये जो कंसर्न है ये हमारे पास बहुत पुराना है। एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो दीज डिबेट्स वर देयर दैट हाउ डू वी प्रोटेक्ट अवर माइनॉरिटीज़, because India is a pluralistic country. We have diversity and we have always been proud of unity and diversity. So the members of Constitution of India proclaimed that every citizen of India, irrespective of religious beliefs, is absolutely equal before law. Despite such commitments to equality and inclusive society in the new nation state, what we have come to see is the hegemonic patronalization of dominant religious groups, which demarcated in practices and traditions as distinct, not only in the West but also in the marginalized people who were very important in democratization of this country, who were very important for the composite culture. अगर हम देखें तो जो हमारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, हिंदुस्तान के हर शहरी का, हर इंडिविजुअल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, हर कौम का कंट्रीब्यूशन रहा है एज फार एज फ्रीडम स्ट्रगल इज कंसर्न्ड, इंडिपेंडेंस इज कंसर्न्ड. So now what we have to see this movement which has happened, this polarization which has happened in our country. And before we look at this polarization, we have to look at the backdrop, the constitutional rights of minorities in India. The Constitution of India is egalitarian in nature, and it imposes negative injunction on every form of discrimination. Nevertheless, these legal and constitutional provisions have been abused by political establishments for their own political end. These same provisions meant for the better protection of minorities have been used by fundamental forces as a counter-argument that minorities are also citizens of this country. So, one very important thing is that we had got the माइनॉरिटी राइट्स. हमें कॉन्स्टिट्यूशनली आर्टिकल 29 और 30 जो है माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है, और जिसके तहत हर माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये हक है कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म का प्रचार करे, अपने मज़हब के बारे में बात करे, उसकी इबादत करे, एंड ऑल्सो लैंग्वेज, कि अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उसको वो प्रमोट करे.
ये लेकिन एक जो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग बात है, हमारे आइन ने माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, और ये डिबेट जो तब से चली आई है वो अब तक चली आई है कि माइनॉरिटी असल में है क्या और कौन है। लेकिन फिर भी जो जिस तरह की डिस्कशन चली उसमें ये हुआ कि हम हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जा रहा था तो 4 तरह की माइनॉरिटीज़ की बात कही गई: रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, कल्चरल माइनॉरिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ पोजेसिंग अ स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन, जिनकी अपनी जैसे डोगरी भाषा है या और तरह की भाषाएं जिनकी अपनी एक स्क्रिप्ट है, वो सब तमाम, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुआ माइनॉरिटीज़ को, लेकिन माइनॉरिटीज़ को डिफाइन नहीं किया गया। तो माइनॉरिटी होती क्या है? व्हाट इज़ माइनॉरिटी? क्या माइनॉरिटी सिर्फ डेमोग्राफिक है, नंबर से है, या माइनॉरिटी पावर की भी बात करती है? इलीट्स आर ऑल्सो माइनॉरिटी। इलीट्स बहुत कम नंबर में होते पर वो माइनॉरिटी हम उनको कहते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर भी है। तो माइनॉरिटीज़ हमारी समझ से वो माइनॉरिटीज़ हैं जो न्यूमेरिकली भी कम है और पावर के एतबार से भी कम है। तो ये पावर बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जेंडर को भी माइनॉरिटी कहा जाता है, औरतों को माइनॉरिटी कहा जाता है। तो औरतें गालिबन कई यूनिवर्सल माइनॉरिटी है, कई मुल्कों में औरतों की परसेंटेज मेल से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो माइनॉरिटी कहलाई जाती है। वो माइनॉरिटी क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि पावर नहीं है उनके पास, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दे डोंट हैव द इक्वल पावर, दे हैव पावर बट दे डोंट हैव इक्वल पावर। सो यू नो डेफिनेटली ये जो माइनॉरिटी राइट्स है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूरोपियन सोसाइटी। दिस वॉज बीइंग डिस्कस्ड, वहाँ पे डिस्कस हो रहा था, और यूरोप में कहीं ये समझ थी नेशन बिल्डिंग की कि एक होमोजेनस नेशन होगा। होमोजेनाइटी जो है वो हमने भी उस एतबार से अपनाई, हमने भी सिटीजनशिप की बात की, और हमें लगा कि अगर हम सिटीजनशिप की बात करेंगे, हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, तो हो सकता है कि वो एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको कहीं पूरा कर पाएगा। लेकिन हुआ क्या? इतने साल के हम देख रहे हैं जो सिटीजनशिप आइन तो हमें इक्वालिटी देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो एक राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां माइनॉरिटीज़ को हमको मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, कल्चरल माइनॉरिटीज़ में खासतौर से हमारी ट्राइबल माइनॉरिटीज़ आती हैं, या और किस्म की, आजकल तो डिसेबिलिटी भी माइनॉरिटी में आ गई है, एजिंग भी माइनॉरिटी में आ गई है, LGBTQ भी माइनॉरिटी में आ गई। दीज आर न्यू माइनॉरिटीज़ विच आर इमर्जिंग। हमारे लिए इतना बड़ा अभी मुद्दा नहीं बना, लेकिन रिफ्यूजीज़ भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, अगर हम माइनॉरिटी की परिभाषा को देखें तो वो बहुत व्यापक हो रही है, बहुत विस्तृत हो रही है, बहुत ब्रॉड हो रही है। So this was something which, there was that what is minority and how would we, kind of contextualize this minority? These were the questions. So there was a lot of debate, and Ambedkar जो थे, क्योंकि वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग कमेटी के भी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने जाते हैं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन कमेटी थी उसके वो चेयरपर्सन भी थे। तो अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो बहुत सटीक है, अंबेडकर माइनॉरिटी राइट्स के फेवर में नहीं थे। अंबेडकर ये चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ को जो है किसी तरीके से अलाइन किया जाए, वीव इन किया जाए, और उनको ये दे शुड बी पार्ट, दे शुड बी इंटीग्रेटेड। अलग से अगर हम उनको माइनॉरिटी राइट्स देने के बाद हम अगर अपना पल्ला झाड़े तो वो गलत होगा, और उनकी ये जो डाउट है वो सही निकला। अंबेडकर ने कहा, एंड आई कोट, टू diehards who have developed a kind of fanaticism against minority protection, I would like to say two things. One is that minorities are an explosive force which, if it erupts, can blow up the whole fabric of the state. The history of Europe bears ample appalling testimony to this fact. The other is that minorities in India have placed their existence in the hands of the majority. Minority in India have loyally accepted the rule of majority and not political majority. It is for the majority to realize its duty not to discriminate against minorities. Whether the minorities will continue or vanish must depend upon the habit of the majority. He says that majority has to play a role of big brother, because minorities ने अपनी जो किस्मत है majorities के हवाले की, उन्होंने माना। अगर जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो बाइफर्केशन की बात नहीं हो रही थी, ट्राइफर्केशन की बात हो रही थी। मास्टर तारा सिंह खालिस्तान की बात कर रहे थे, वो कहते थे हमें अलग सिखिस्तान भी चाहिए। तो उनको भी किसी तरीके से राजी किया गया कि नहीं, आपको यहाँ रहना है, और दिस वुड बी वॉट एवर द डिस्कशन वॉज। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बट दिस इज द डिबेट देयर, कि ये भी एक क्वेश्चन था। सो किसी तरह से कंसेंसस इमर्ज हुआ, और माइनॉरिटी राइट्स में हमारे पास आर्टिकल 29 और 30 आया, लेकिन इसमें माइनॉरिटी फिर भी डिफाइन नहीं की गई, और उसको डिफाइन नहीं किया गया जिस वजह से डिफाइन नहीं किया गया, बहुत
माइनॉरिटी के ऊपर जो डिबेट चली उसमें एक बहुत ज़्यादा जो एडवाइजरी कमेटी में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो एक एडवाइजरी कमेटी थी उसमें ये बहस चली कि क्या हम हर माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जो रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव अख्तियार दे दें, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट का अख्तियार दे दें जो 1935 से चला आ रहा था। लेकिन इस पे कुछ पार्टीशन के बाद कुछ कंसेंसस नहीं इमर्ज हुआ और फिर आर्टिकल 29 और 30 जो फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। अभी आर्टिकल 29 और 30 क्या करते हैं और क्या कहते हैं? ये माइनॉरिटीज़ को 3 तरह के राइट्स देते हैं। राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, एडमिनिस्टर एंड मैनेज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, अपने इदारे वो बना सकते हैं, provide religious educations in an institution which is managed and aided by minority communities. So this was the larger, and ये जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत तरह के राइट्स हैं, कॉमन राइट्स हैं, सेपरेट राइट्स हैं, तो ये सेपरेट राइट्स में आते थे और ये 3 खास तौर से राइट्स थे जो हर माइनॉरिटी को दिए गए थे। और इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी कि जैसे फॉर इंस्टेंस श्रीनगर में, कश्मीर में, मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटीज, इफ हिंदूज आर इन माइनॉरिटी दे विल हैव दीज राइट्स। इन असम इफ सिख्स आर in minority they will get these rights, and if Muslims are in majority they will not get these rights. So this was the background of this. और बहुत सारे हमारे राइट्स हैं जो हमारे पास कॉमन राइट्स हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं क्यों इस चीज़ की बात कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रही है, तो सब हम जानते हैं, माइनॉरिटी राइट्स, फिर सच्चर कमेटी और ये सब, लेकिन इसका हवाला देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डिबेट हम करेंगे, जो डिस्कशन हमें करनी है, उससे पहले हमें ये जानना है कि हम किस बेसिस पे अपने आप को क्रिटिकली इस फिनोमेना के साथ, इस डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि माइनॉरिटी कमीशन बनाया गया, 1978 से इसकी शुरुआत हुई। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया, जिसमें कि ये नोटिफाई किया गया कि हमारी जो 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, इनका जो लुक आफ्टर है इस कमीशन में होगा, जो इनके ग्रीवांसेस हैं वो इन कमेटीज़ में आएंगे। और सबसे बड़ी जो हमारी जो स्टडी थी सच्चर कमेटी के बाद कुंडू कमेटी हुई। कुंडू कमेटी, अमिताभ कुंडू की 2 हुई, इनफैक्ट 2014 और फिर अभी 2021 में भी उनकी एक ऑक्सफैम के साथ स्टडी आई है। वो मैंने इसमें शामिल नहीं की है क्योंकि वो अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं किए, बट वो अवेलेबल है। उसमें भी उन्होंने बात की है कोविड के हवाले से, और वो बहुत पेचीदा स्टैटिस्टिकल डेटा था जिसको मुझे पावर पॉइंट के ज़रिए से दिखाना पड़ता है। लेकिन ये सारी तमाम कमेटीज़ बैठी गई। तो ये जो कमेटीज़ बैठी गई, देखिए, एक होता है कि वी आर अ कम्युनिटी एट लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो इंटरनेशनली व्हेन पीपल लुक एट दिस कि नहीं, क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है माइनॉरिटीज़ को लेके, वो तो बार बार कमीशंस बिठा रही है, पॉलिसीज़ ला रही है, फिर क्या बात है कि जो चेंजेस नहीं आ रही। इसी तरह से हमने देखा रंगनाथ मिश्र कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बैठी थी, गोपाल सिंह कमेटी थी माइनॉरिटीज़ के लिए, उन्होंने अपने कुछ तजवीज़ सजेशंस दिए। इसी तरह से प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम था, जो कि उन्होंने भी बहुत सारी अपनी सजेशंस दी। जो करंट गवर्नमेंट है उसने लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन स्कीम लाई, नई तालीम लाई, ये तमाम स्कीमें हैं। लेकिन इन स्कीमों के बावजूद भी हम जो देखते हैं, जो आज स्थिति है वो ये है कि वो हमें ये बता रही है कि सच्चर कमेटी से भी नीचे जा रही है मुस्लिम कम्युनिटी। जो आंकड़े सच्चर कमेटी ने दिए थे, कंडू साहब की जो अभी की रिपोर्ट है, वो बताती है कि एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी rate, health indicators are going down. Now this is something very important, that why it is happening. The very important thing is that we have so many commissions, so many policies, still the problem of religious minorities in contemporary political discourse of India are existing. So after 70 years of independence, we see the contradiction in India's concept of secularism. Its simultaneous commitment to communities and to equal citizenship is not being fulfilled. The contradiction becomes more manifest when these commitments were challenged owing to the political episodes that took place in post-independence phase, especially from 1980s, 1984 Sikh riots, and after that we see 1992, Ayodhya riots, 2002 Gujarat riots, then Muzaffarnagar riots, Northeast Delhi riots. नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स की अक्टूबर में रिपोर्ट आई है, और ये सब जो चीज़ें बताती हैं, ये रिपोर्ट्स जो हैं, ये जो राइट्स हैं, इनको रजनी कोठारी कहते हैं न्यू फेज ऑफ कम्युनलिज्म। नाउ व्हाट इज दिस न्यू फेज ऑफ कम्युनलिज्म? क्या हुआ? इन न्यू फेज ऑफ कम्युनलिज्म वी सी दैट स्टेट, वेदर इट वाज कांग्रेस इन 1984 और इन मलयाना, द स्टेट बिकम्स पार्टी टू द राइट्स, द कमिटीज व्हिच आर देयर, द एग्जीक्यूशन, द पुलिस,
देयर रोल इज बीइंग क्वेश्चन कि इनका रोल क्या। और ये पोलराइजेशन 1947 से 1947 के बाद ये लगा कि किसी तरीके से अब शायद इस तरह की बात नहीं होगी, पोलराइजेशन की, कम्युनलिज्म की बात नहीं होगी। और दोनों कम्युनिटीज़ ने, खासतौर से जब भी हम इंडिया में बात करते हैं कम्युनल वायलेंस की, तो हम दो कम्युनिटीज़ का जिक्र करते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन बीच में जो पूरा 90-80 का दशक रहा है उसमें हमने देखा है कि सिक्स एंड हिंदूज वर ऑल्सो देयर, then Hindus and Christians violence is also there, Dalit violence is there, every form of violence, and violence is increasing. So this polarization among the communities is something which is very bothering, and now it has come to the extent where there is no question of marginalization. Now the question is vulnerability, कि अब इतनी ज़्यादा चीज़ हो गई है कि वो जो marginalization थी फिर भी एक आवाज़ होती थी, but now this voice is not there. अब जो दिक्कत है कि ये वॉइस जो कंटेम्प्रेरी इंडिया का कम्युनलिज्म है 2014 के बाद में, there is no voice, there is no dialogue, because there is polarization. So we have to see that this is very important, and that why there is complete exclusion. Till 2014 it was not complete exclusion. There was minoritization, marginalization, discrimination, but not extreme exclusion. Now it is, because if you see 2017, we give a very clear message that we don't care. Muslims as a constituency do not exist for us. We don't bother whether you represent us or you don't represent us. We don't bother. So now this is something, and political voice is something very important. आपकी जो political voice है, राजनीतिक आवाज आपकी बहुत जरूरी है, आपका representation is very important. And how it is not only political exclusion, it is economic exclusion, it is social exclusion, and it is also very interestingly, because I am a student of sociology and my specialization is gender studies. When I look at gender studies, and when I look at Muslim women, she's become a target. They say that we are a savior, but how are you a savior? If we do the analysis of the changes, they claim that we have brought in triple talaq, but how is triple talaq bill helping women is a big question. I think maintenance would have helped better rather than triple talaq. It is not helping. So India faces serious challenges to its pluralistic traditions. So now the question is that all communities, and more specifically Muslims, Christians, and Dalits, are more fearful about their future. So we talk about, at regional level we talk about caste, at national level we talk about religion. So these are two, and we also claim that we are modern nation. So modern nation talks about cosmopolitanism. Modern nation talks about modernity, it talks about rationality, but we don't see that rationality in the practice, in the ecosystem. So now we see that Indian Constitution encompasses provisions that emphasize complete legal equality to its citizens, regardless of their religion, creed, and prohibits any kind of religion-based discrimination. It also provides safeguards to religious minority communities. Nevertheless, minorities face discrimination, persecution due to combination of overly broad and ill-defined laws, an inefficient criminal justice system, and lack of jurisprudential consistency. We see that what is happening, and we have seen the number of judgments which have come, Ayodhya, triple talaq, now this veil, जो हिजाब के ऊपर जो चल रही है कंट्रोवर्सी, और कि किस तरफ ये सारी चीज़ें जा रही हैं, ये जो है कम्युनिटी को क्या, what happens, why are we fearful? Now these are very strong tendencies which also promote ghettoization. अब देखिए 1984 के बाद, because I faced 1984 riots, so I know what means. We were thrown out, our house was burned down, we were thrown out. हम 4 महीने कैंप में रहे और कैसे हम लोग अपनी जान बचा के निकले, वो बहुत बड़ी कहानी है, और मैंने उसके बारे में लिखा भी है, और जहाँ उस तरह की बात करनी होती है मैं बात भी करती हूँ। 1984 के बाद हमने देखा कि सिख कम्युनिटी वेस्ट दिल्ली में फोकस हो इकट्ठी हो गई, उनका वहाँ पे एक गेटवाइजेशन, और खैर अब उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, और फिर वो दिल्ली के किसी भी कोने में, और ये 84 के बाद तो दिल्ली में भी नहीं रहना चाहते थे, वापस सब लोग पंजाब जाना चाहते थे, जो उनके रिश्तेदार थे वो कहते थे आप आ जाइए। दूसरी तरफ हमने जो देखा हमारे यहाँ पोस्ट बाबरी मस्जिद राइट्स जब सीलमपुर में हुए थे, वो 1992 जब आई वाज स्टडिंग इन जेएनयू, हम लोग वहाँ गए, और किस तरह की जो चीज़ें किस बर्बरता से अब अटैक्स होते हैं। उसके बाद तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी हम लोगों ने
20 में जो देखा और जो स्थिति थी, तो जो पूरी स्ट्रक्चर है ना राइट्स का, ये बदल गया। अब ये राइट्स नहीं रह गए, इनको 2002 के बाद हम लोग प्रोग्राम्स कहने लग गए कि राइट्स वो होते हैं जहाँ पे यू नो इट इज़ द कैजुअलिटी इज इन समवॉट इन इक्वल नंबर्स। दो इधर से गए, दो उधर से गए, बट दिस इज नॉट सो। नाउ दिस इज समथिंग एंड लूजिंग अ मेंबर ऑफ फैमिली is something which is losing your dear ones is very, very, very painful, and families who have gone through it, they can understand the pain. I don't know whether I lost, but still my maternal uncle is not traceable. He went missing in 1984. उसके बाद हम कई साल तक जाते रहे, इधर देखे उधर देखे, but we didn't get any information, neither we got his death. So these incidents work on the psyche of the community. It works on the psyche of the women. It works on the psyche of youths in the community. 1984 मेरी जो थीसिस है वो 1984 राइट्स पे है, और जब मैंने अपना फील्ड वर्क किया तो वो सिख विधवा महिलाओं पे था। और बहुत तकलीफ होती है कि तिलक विहार के उस एरिया को विधवा विहार कहा जाता है, जिसमें 900 कुछ घर हैं जिनमें ये सब विधवाओं को ला के रख दिया। तो जब वहाँ गए तो उनकी हालत बहुत वैसी थी, क्योंकि वो जो कम्युनिटी, वो जो पीछे गए, वो जो हाउस होल्ड, चाहे वो 900 थे, 900 से ज़्यादा थे या 900 से कम थे, करीबन उसके आसपास जो हाउस होल्ड थे, हर घर की एक अलग तरह की कहानी थी। तो उसने उसको एम्पलीफाई किया। जो बच्चे थे, मदर्स कह रही थी इनके फादर्स रहे नहीं, मदर्स जो कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, उनको सरकार ने कहा कि हमने आपको उनको नौकरियाँ दे दी। तो हमारा ये सवाल था कि आपको तो नौकरी दे दी, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। देखिए, तो जो इनसाइट वहाँ से आती है, वो कहती है कि मैंने नौकरी मांगी थी, मैं तो अपने घर की महारानी थी, मेरा मियाँ कमा के लाता था, मेरा हस्बैंड कमा के लाता था, जो लाता था मैं उसमें ऐश करती थी। मुझे बाहर आके पानी पिलाने की नौकरी तो करनी नहीं थी, मैं तो कभी घर में भी किसी गैर मर्द को पानी नहीं पिलाती थी। अब मुझे सरकारी दफ्तर में आके अगर आपने चपड़ासी की नौकरी दे दी है, तो ये तो मैंने नहीं मांगी थी, मैंने ये नहीं मांगी थी। तो ये जो मतलब हम लोगों की जो सोशोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, ये हमें बहुत समाज के दूसरे पहलू को दिखाती हैं। तो इसी तरह से मैंने 1992 सूरत में जब मैं गई पोस्ट रायट्स, और मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, किस तरह की दिक्कतें उनको आई और किस तरह से उन्होंने नेगोशिएट किया। और उसके बाद तो वायलेंस इतनी परवेसिव हो गई कि औरतें और बच्चे भी, अगर आप 1992 ऑनवर्ड से देखेंगे, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब कम्युनल वायलेंस के शिकार होने लगे। तो इससे जो कम्युनिटी में एक फेयर और एक अलग तरह की फ्रस्ट्रेशन की जो टेंडेंसी पैदा होती है, उससे जो होता है वो एक्सक्लूड करने लगते हैं, वो रिसीड करने लग जाते हैं। वो बहुत और उस हौसले को वापस लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और हमारी पॉलिसीज़, स्पेशली द पॉलिसीज़ विच स्टेट we have not passed bill on communal violence. Bill on communal violence is still pending. किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो मुद्दा ही नहीं कि बिल ऑन कम्युनल वायलेंस आना चाहिए। उसमें रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की बात जो हो रही है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, उस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये मुद्दा नहीं होता कि उसको इसके बारे में बात की जाए। सो अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि इसके साथ साथ हेट पॉलिटिक्स, and this hate politics has been very pervasive. The violence against communities, especially Muslims and Christians, have existed since the formation of the Indian nation state, but this hate politics has become so pervasive, and it has further polarized the communities and the dialogue which was happening. Muslims feel more comfortable in their ghettos. Majority also feels they have also built up gated communities. Sikhs have also, you see that West Delhi has become a concentration. So if we look at the urban development, तो ये concentrations हो रही हैं जो कि समाज की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये बहुत बड़ा, ये जो कोलैप्स ऑफ, आप कहते हैं ना, प्रिवेंटिंग सोसाइटल कोलैप्स, जब हमारा इंटरैक्शन नहीं होगा, हमारी बातचीत नहीं होगी, तो किस तरह के सामाजिक रिश्ते होंगे। सामाजिक रिश्ते सिर्फ अपने खानदान से नहीं होते, सामाजिक रिश्ते पूरे समाज से होते हैं। और हम अभी भी अगर अपने बुज़ुर्गों को देखें तो उनके रिलेशनशिप्स आर मच मोर स्ट्रॉन्गर, उनकी समझ एक दूसरी कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा है। मेरे फादर अब नहीं है, लेकिन उनकी सारी खतों किताबत उर्दू में होती थी, सब कुछ उर्दू में होता था, क्योंकि जिस तरह के माशरे में उनका बचपन गुजरा और बड़े हुए, तो उर्दू उनकी लैंग्वेज थी। आज के ज़माने में अगर आप देखें तो इस तरह का, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो उर्दू, पर्शियन, अरबिक को कोई खास जगह नहीं दे रही, जबकि वो वर्निकुलर की बात कर रही है।
So, we see what are the main issues. And, all this, the main issue is identity and security, education and empowerment. Equitable share in the largest of the state, fair share in decision making में कोई शेयर नहीं है, कोई शेयर नहीं है अब डिसीजन मेकिंग में. ईच ऑफ दिस इज राइट ऑफ द सिटीजन, बट व्हाट इज द वे आउट? मैंने आपको आप कहेंगे सारी प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी. अब हमें ये सोचना है कि हमारा इसमें देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बहुत मेरी अक्सर बहस होती थी प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद से, बहुत सीनियर मेरे टीचर रहे हैं जीने में. तो हम लोग हमेशा वो कहते नहीं, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन डेमोक्रेसी. मुझे कई बार बहुत लगता था कि हाउ डू यू हैव अ फेथ इन डेमोक्रेसी? How do you say that you have a faith in the Indian secular this thing? Because it is so much of polarization is happening, lynching is happening. We have now, when the state is the savior of Muslim women, then we are having bully deal, sully deal, and then we are having, how do you think, how are we safe and how are we secure? How are our children safe? Because we see, किसी के साथ भी अगर आइडेंटिटी के आधार पे कुछ भी हो सकता है, आप कैसे उस माँ को कैसे तसल्ली देंगे जिसको हर वक्त ये डर लगता है कि मेरा बेटा ठीक से वापस आएगा या नहीं आएगा? और आप कहते हैं कि आपको सेकुलरिज्म, और तो उनका ये कहना था कि नहीं, हमें दो तरफ, वो हमेशा ये कहते कि डायलॉग की जरूरत है, जो कट गया. वो कट इसलिए गया क्योंकि गेटोइजेशन हुआ है. सो वी हैव टू सी वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड सईद हामिद ने कहीं बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि द रिफॉर्म्स हैव टू कम फ्रॉम द कम्युनिटी ऑल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारी जो ज़बान हो गई है वो सबकी, वो हम लोगों की जो हिजमनाइजेशन हो गई है ना, एक कहीं कोई शेर मैंने पढ़ा था, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं. सो टू थिंग्स हैव बिकम वेरी एमिनेंट फॉर अस. सो हाउ डू वी नेगोशिएट? दीज आर टू ग्राउंड रियलिटीज. हाउ डू वी नेगोशिएट? तो हमें करेक्टिव स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है. एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ये सईद हामिद बोलते हैं कि हमने मॉडर्निटी को एकदम फेंक दिया, ये सोच के कि मॉडर्निटी जो है वो हमें शायद भटका देगी. मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं है. मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ ड्रेस बदल लेना और खान पान बदल लेना मॉडर्निटी नहीं होता, वो वेस्टर्नाइजेशन होता है. मॉडर्निटी होता है सोच, रैशनल आर्ग्यूमेंट, कि हम आर्ग्यू करें और हम वो देखिए, हमने जो लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे तो हमने वेस्टर्न फिलॉसफी से लिए हैं. ये आइडियाज़ हमने वेस्टर्न फिलॉसफीज लिए. हमने सोक्रेट्स को पढ़ा, हमने अरिस्टो को पढ़ा, और हमारे अपनी फिलॉसफी में जब हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं तो हमें ये देखना है कि हाउ कैन वी अकोमोडेट आवरसेल्व्स इनटू द सोशल चेंज. समाज का नियम है तब्दीली और बदलाव आता रहता है, एंड वी हैव टू मैच. Very interestingly, I'm doing this paper on whale. मैं उसके हवाले से आपको बात करना चाहूँगी. जब मैं whale पे लिख रही तो ये जब पूरा कर्नाटका की कंट्रोवर्सी हुई और मैंने उसको लिखना शुरू किया, मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये जो एक आइडिया बताया कि ये तो सप्रेशन, ये मुस्लिम औरत की जो सप्रेशन का है. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग. देखिए, जब मैंने बात की औरतों से तो एक मत नहीं है. कोई कहती है कि ये तो मेरी आइडेंटिटी की असर्शन है, इस्लाम ने कहा है मैं पहन रही हूँ. दूसरी कहती है मैं कन्वीनियंस के लिए पहन रही हूँ, जो स्कूटी चला रही है. मैं उससे पूछती हूँ भाई तुमने क्यों पहना है, तुम तो स्कूटी पे चलाती हो और ये सब करती हो, तो फिर तुम देखिए, अरे भाई मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं पहनती हूँ और भागती हूँ, नीचे मैंने क्या पहना है किसी को कोई मतलब नहीं. देखिए, ये भी एक मत है, ये एक मत है मेरी आइडेंटिटी, मैं हूँ एंड आई वांट टू बी. देन अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर को देखेंगे तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि मैं जो है the whale has also become a status statement. So this is also there, and there is also मोबिलिटी कि आप अगर ईस्टर्न यूपी की तरफ चले जाए तो उन बच्चियों से बात करें, वो कहते हैं कि मेरे घर वाले कहते हैं कि अगर तुम बुर्का पहनोगी तो तुमको हम मदरसा जाने की इजाज़त देंगे और जो लोकेलिटी में कॉलेज है उसमें जाने की इजाज़त देंगे. तो उसके लिए वेल एक मोबिलिटी का साधन है. तो हम ये कह दें कि वेल सिर्फ सप्रेशन का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमने अपनी चीज़ों को नेगोशिएट किया और हम कैसे उसको आगे बढ़ रहे हैं. क्योंकि तालीम, एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके लिए कहा गया है कि अगर आपको तालीम लेनी हो तो आपको जहाँ भी जाना पड़े, तालीम दोनों दुनियावी और दीन और दुनिया दोनों ही तालीमें बहुत ज़रूरी हैं. और ये जो आर्ग्यूमेंट है और जो ये एक्सप्रेशन है, एंड
people will say कि that when we responding to this, अगर कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि अगर हम डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ ये कह दें कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, या हमें ये कहा जाए कि आप डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त करें, तो हमें ये डिस्क्रिमिनेशन की तह तक जाना है और जो हमारी चैलेंज करना है. और ये एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा जो मुझे समझ में आता है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कैसे किया था. हमारे पास अपनी एग्जाम्पल है शाहीन बाग. शाहीन बाग बिकेम अ इंटरनेशनल इवेंट. इट बिकेम एन इंटरनेशनल इवेंट बिकॉज उसने आइन की बात की, उसने अपने राइट्स की बात की. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्युनिटी बिकम्स अ क्रिटिकल एंड leading readers in the community should have a mind which is critical thinking. The tradition is made sacrosanct, but the rationale of tradition is all but forgotten. Modernity has become tainted expression. Such mindset constrains critical thinking necessary for both affirmation of faith and the well-being of the community. So the purpose is दी मसला जो हमारे सामने है वो है प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, लाइफ, इंटेलेक्ट, लीनेज एंड प्रॉपर्टी. और इसको हमें जब प्रोटेक्ट करना है तो हमें देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हाउ डू वी फाइट. ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट है. और मुझे सबसे इसमें जो एक बहुत कारगर चीज़ दिखती है, इस्लामिक फेमिनिज्म. Islamic feminism is very important, which has adopted modernity, but it is trying to make change in the society through the discourse of Islam. They are making changes through the discourse of Islam. So it is here that the role of community becomes critical. As leading and most respected minds of the community, it should go beyond the questions of identity and dignity in a defensive mode and explore how both can be furthered in changing India and a changing world. It would widen its ambit to either to unexplored or inadequately explored requirements of all segments of community, particularly victimization से उभरना है. Who will bring us out of victimization? Is self internalization, and self actualization is we have to come out of it. हमें competition के लिए तैयार होना है. We also have to be ready for that competition. It should be widened in ambit to either to unexplored or inadequately explored requirements in all segments. Women, youth, non-elite sections who together constitute overwhelmingly majority. This effort has to be made in context of Indian conditions and the uniqueness of its three important things: plural, secular, democratic. This should be our voice, that how we strengthen, because India is plural. When we say India is plural, we have our rule. Our culture also is a strand in that plurality. वो हमारा कल्चर भी उस कंपोजिट उस सांझी विरासत का हिस्सा है. So we have to emphasize on that plurality, secularism and democracy. This would necessitate sustained and candid interaction with fellow citizens. Interaction नहीं तोड़ना, बात करनी है, जवाब देनी है, सहनशीलता से जवाब देना है, सहनशीलता से जवाब देना है, विदाउट सिंड्रोम ऑफ सुपरियोरिटी एंड इन्फीरियोरिटी. क्या होता है जब सीज मेंटालिटी होती है, या तो हम बिल्कुल झुक जाते हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जैसा आप हैं, वो भी नहीं. क्रिटिकल माइंड इज जो डायलॉग करे, जो अपनी बात को कहे और अपनी बात को दलील के साथ कहे. सो दिस वुड नेसेसिटेट sustain and candid interaction with fellow citizens without syndrome of superiority or inferiority, and can be fruitful only in the actual implementation of principles of justice, equality and fraternity inscribed in the preamble of the Constitution of the totality of fundamental rights. And I think that was the life and soul of Shaheen Bagh movement, because they were insisting on justice, equality and fraternity. The failure to communicate with the wider community in sufficient measure has tended to freeze the boundaries of diversities that characterized Indian society. Efforts may be made to isolate the community. Such an approach should be resisted. The Indian experience of large Muslim minority living in secular polity, however imperfect, could even be a model for others to emulate. The world of Islam extends beyond the borders of India, and Muslims here, as in other lands, can benefit from the best that may be available in the realm of thought of practice. And when I was reading this paper, मैं वापस आ रही थी, ब्राज़ील में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी. मेरा स्टे था कतर में, रमज़ान का महीना था,
जब हम बोर्डिंग करने के लिए जा रहे थे, जब हम चेक इन करने के लिए जा रहे थे, तो अफ्तारी की अजान हुई। तो मुझे लगा कि अब शायद हमें रुकना होगा और तब आधा पौना घंटा लगेगा और उसके बाद हम लोगों की चेक इन होगी। तो मैंने देखा कि एक साहब आए और उन्होंने खजूर का उनके हाथ में लिफाफा था, वो सबको देते चले गए। और मुझे लगा अब ब्रेक में अनाउंस होगी कि प्लीज़ वील ब्रेक फॉर 15 मिनट्स 20 मिनट्स टू तो वो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बड़ी इंक्विजिटिवनेस थी, मैं गई वहाँ। मैंने कहा कि यू डिडंट ब्रेक फॉर द नमाज। तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, वी टेक टर्न्स, we take turns. And I was really impressed. I said, wow. They said, we take turns. हम एक एक जा रहा है, because they were all wearing that dress. तो इतना पहचान करना या वो मुश्किल था. They were all going and coming. We didn't know, but no one was stranded for it. वो बहुत smoothly चलता रहा. So it is very important that we learn from the communities, the Muslim communities, how they have kind of negotiated, how they have they have kind of imbibed this practice of modernization in their thought and practice. Our time compels us to rethink modernity so that as it is a critical thought anchored in modernity, but criticizing modernity itself and contributing to its enrichment through recourse to Islamic examples could open up a new era in social movements. हमारी बच्चियां जामिया की जो हिजाब पहने हुए जो वो बहस करती हैं और जो इंग्लिश डिबेट में वो फर्स्ट पोजीशन लेके आती है और उनका जो एक्सेंट होता है, that does not, that is not a deterrent in their hijab, never becomes a deterrent in their life. They are able to do so well. So the future generations would like us to explore these options. They will never forgive if we not explore and learn from the best practices of our brethren in other Muslim countries also. Rarely never will God change the condition of people until they change it themselves with their own souls. And also the task before the leaders of community in the foreseeable future is threefold. One, to sustain the struggle for articulation and actualization of legal measures. We have to insist, जो हमारे constitutional rights हैं, उसको लिए हमें सरकार को आमादा करना है कि वो policies को वो build in करे. That should be there, and we should have and do so without being isolated from the wider community. In fact, we have to take the support of wider community that these are our rights and these should be provided, and the endeavor at the same time to adapt thinking and practices to the fast changing world. So we have to change, we have to reflect and review. Thank you very much.